तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आखिरी पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर्स का बिहेवियर कैसा होता है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम लोग पहले हेडिंग लिख रहे हैं, कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। कंडक्टर्स को लेकर जो सबसे पहली बात हम लोग को जान लेनी चाहिए कि इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कुछ कुछ खास बातें हैं जो जाननी चाहिए। कंडक्टर्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप मेरे साथ साथ ही लिखते रहिएगा। कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी बात, हम लोग बाहर से जो भी चार्ज सप्लाई करेंगे वो कंडक्टर के आउटर सरफेस पे स्टे करता है। ये हम लोग लेक्चर 1 में भी देखे थे। एनी चार्ज सप्लाइड टू द कंडक्टर फ्रॉम outside resides on outer surface only। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसको Q चार्ज दिया गया बाहर से, तो अब इस कंडक्टर पे टोटल चार्ज Q आ चुका है और ये सारा का सारा चार्ज इसके बाहरी सरफेस पे ही लाई करेगा, अंदर में लाई नहीं करेगा। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता था कि ये कंडक्टर पहले से कुछ चार्ज किया हुआ होता। जैसे मान लीजिए इसके पास पहले से कुछ चार्ज स्मॉल q था और अब इसको बाहर से q का चार्ज सप्लाई किया गया, तो अब इसके ऊपर टोटल चार्ज कैपिटल Q प्लस स्मॉल q है और ये सारा का सारा चार्ज इसके बाहरी सरफेस पे स्टे करेगा। कंडक्टर के भीतर में चार्ज कभी स्टे नहीं करता, क्योंकि कंडक्टर्स में चार्जेस मूव कर सकते हैं, और अगर मूव कर सकते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के कारण सबसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, और सबसे दूर जाने वाला कॉन्फ़िगरेशन यही है कि सारे के सारे चार्ज सरफेस पे आ जाए। इनफैक्ट अगर इस कंडक्टर के भीतर कैविटी अंदर से थोड़ा खोखला भी है, ये कोई कैविटी है, तो ऐसे केस में आप देख सकते हैं ये आउटर सरफेस है ये, और ये इनर सरफेस है, और अगर बाहर से कोई चार्ज Q सप्लाई किया गया तो अब चूंकि इसके पास दो सरफेस हैं, तो ऐसा नहीं कि चार्ज अंदर वाले सरफेस पे कभी स्टे करेगा। चार्ज अभी भी आउटर सरफेस पे ही स्टे करेगा। मतलब कोई सा भी कंडीशन हो, आप बाहर से जो भी चार्ज दे रहे हैं वो कभी भी अंदर वाले सरफेस तक नहीं पहुंचेगा। इस कैविटी के भीतर कोई चार्ज रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर से जो हमने चार्ज सप्लाई किया है वो हमेशा बाहर के सरफेस पे ही रहेगा। एकदम रट लीजिए इसको। मतलब एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं, किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आप बाहर से जो भी चार्ज देंगे वो हमेशा उसके बाहरी सरफेस पे ही रहेगा। अगर अंदर से खोखला भी है तो भी कभी अंदर चार्ज स्टे नहीं करेगा, वो सारा का सारा चार्ज बाहर के सरफेस पे ही रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर लिखिए। तीसरी बात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर is always zero in electrostatic condition।
ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ही केवल ये चीज़ पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, होते हैं। जब आप करंट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वही इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन जहां चार्जेस रेस्ट में हैं, उन सिचुएशंस में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा जीरो होना पड़ेगा। मतलब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से दिखाते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ये कोई कंडक्टर है। स्फीयर रहना कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई कंडक्टर है। किसी भी शेप का हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा कर्व कर देते हैं। ये कोई पॉइंट सी है, यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है। अब देखिए, इस Q चार्ज से लाइंस निकल रहे होंगे। अच्छा, इंडक्शन की वजह से अगर ये न्यूट्रल था तो इस तरफ माइनस चार्ज डेवलप हो गया होगा और दूसरी तरफ प्लस चार्ज डेवलप हो गया होगा। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी d या r मान लिया जाए तो C पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C यहाँ पे दो वजहों से होगा। क्योंकि आप देखिए, किसी भी जगह पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो सबसे पहले आप सोर्सेस को पहचानिए। तो यहाँ पे एक सोर्स पॉइंट चार्ज है और दूसरा सोर्स ये इंड्यूस चार्जेस हैं। इंड्यूस चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। दो सोर्स हैं, एक पॉइंट चार्ज और दूसरा ये इंड्यूस्ड चार्ज। चूंकि ये पॉइंट कंडक्टर के भीतर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, C यहाँ भी हो सकता है, C यहाँ भी हो सकता है, C कहीं भी हो सकता है, ये वाला हिस्सा जीरो होगा। अब C पॉइंट पे Q चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए, चलिए हम r के टर्म में नहीं लिखेंगे, हम चलिए इस पॉइंट को हम P कह लेते हैं। तो ये K Q डिवाइडेड बाई इनके बीच का जो डिस्टेंस है PC का स्क्वायर और PC कैप, ये स्टैंडर्ड एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर R कैप। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके भीतर में हर जगह पे जीरो है, तो फिर हम लोग यहाँ से ये बता सकते हैं कि इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से C पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड है। अक्सर इस तरह से सवाल पूछ लेता है कंडक्टर में छोटे छोटे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इनसाइड पॉइंट C ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, ये इसका अपोजिट माइनस KQ डिवाइडेड बाई PC स्क्वायर PC कैप, इस तरीके से होगा। मतलब इसके भीतर कोई सा भी पॉइंट, ये भी C हो सकता है, ये भी C हो सकता है, कहीं भी C पॉइंट हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और फिर आपसे पूछ सकता है कि उस गिवन पोजीशन पे इंड्यूस चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आपको इस तरीके से सवाल को आगे लेकर बढ़ना पड़ेगा। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे सवाल आते रहते हैं। जैसे हम लोग एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक क्यूब है, ये क्यूब का सेंटर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। हमारे पास दो चार्जेज हैं, एक चार्ज यहाँ पे है Q
कोऑर्डिनेट A00, दूसरा वाई एक्सिस पे ले रहे हैं कोऑर्डिनेट 0A0, ये ऑरिजिन, ये एक कंडक्टिंग क्यूब है, कंडक्टिंग क्यूब। अब हमसे पूछता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। देखिए यहाँ भी चार्ज क्यू है, यहाँ भी चार्ज क्यू है, क्योंकि ये कंडक्टर है तो चार्जेस इंड्यूस होंगे, तो इंड्यूस चार्ज की वजह से सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस एट पॉइंट सी। इंड्यूस चार्जेस की वजह से सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो ये बिल्कुल इसी अप्रोच को दोबारा से हम लोग को करना पड़ेगा। इस चार्ज को हम लोग पहला चार्ज नाम दे रहे हैं, इस चार्ज को हम लोग दूसरा चार्ज नाम दे रहे हैं। चलिए इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो देखिए कंडक्टर के भीतर किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो जीरो होता है। अब सोचिए कि सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किन की वजह से हो सकता है, तो आप ये देखिए कि कितने सोर्सेस हैं। तो यहाँ दो पॉइंट सोर्सेस हैं और एक इनकी वजह से इस पे चार्जेस का इंडक्शन होगा, तो तीसरा इंड्यूस चार्ज है। मतलब इसको तीन भाग में तोड़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट पॉइंट चार्ज, दूसरा है ये भी सी पे ही चाहिए लेकिन ड्यू टू सेकेंड पॉइंट चार्ज, और तीसरा है ये भी सी पे ही चाहिए लेकिन ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। इन सब का जोड़ आप देख सकते हैं जीरो। अब अगर पॉइंट चार्ज के बारे में पूछा जाए तो हम जानते हैं कि ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, क्योंकि सी से ए डिस्टेंस दूर है। और डायरेक्शन की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे मतलब माइनस आई कैप। इसकी बात कर लूँ तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा माइनस जे कैप। तो ये भी के क्यू डिवाइडेड बाई सेपरेशन का स्क्वायर, डायरेक्शन माइनस जे कैप। और ये तो पूछा ही है, तो ये दोनों मालूम है, तो ये वाला हिस्सा हम लोग को मालूम चल गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। अगर इसकी बात करें तो इसको राइट साइड लेकर आइए, इसको भी राइट साइड लेकर जाइए। के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आई कैप प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर जे कैप। तो बेसिक जो रिजल्ट है हम लोगों ने केवल उसका यूज किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के भीतर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू हमेशा जीरो होता है। नेट वैल्यू जीरो होने का मतलब ये कभी नहीं है कि किसी इंडिविजुअल चार्ज का इफेक्ट नहीं होगा, सबका रिजल्टेंट हमेशा जीरो होता है। इंडिविजुअली तो हर चार्ज अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। तो नेट जीरो है, लेकिन चूंकि यहाँ पे तीन सोर्सेस पॉसिबल हैं, दो पॉइंट चार्ज और एक तीसरा इंड्यूस चार्ज, तो इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो। दो के बारे में मालूम तो तीसरा का इंफॉर्मेशन मालूम चल जाएगा। तो एक बार आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो अगर फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्म की बात करें तो एक कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, एक कंडक्टर हमेशा इक्विपोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। तो लिख लीजिए, अ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। मतलब कंडक्टर के भीतर कहीं भी
हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर मिलेंगे। जैसे ये कोई कंडक्टर है, इसके ऊपर कुछ चार्ज पड़ा है Q, ये कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हैं A, इधर कोई पॉइंट, ये B, यहाँ पे कोई पॉइंट C और इस तरफ कोई पॉइंट D। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार A पॉइंट का पोटेंशियल B के बराबर, B का पोटेंशियल C के बराबर और C का पोटेंशियल D के बराबर, क्योंकि पूरा का पूरा कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल, मतलब इस कंडक्टर में आप कोई सा भी पॉइंट चुन लें, सबका पोटेंशियल सेम होना है। अब देखिए, ये बातें बताना बहुत आसान है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन जानते हैं, E बराबर माइनस dV/dr पढ़ चुके हैं हम लोग। चूंकि कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा जीरो हो गया, तो यहाँ से फिर dV/dr ये हम लोग को जीरो मिलेगा। मतलब इनसाइड कंडक्टर E बराबर जीरो, इनसाइड कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ये तीसरा पॉइंट था। और अगर ऐसा समथिंग किसी का डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पे V कांस्टेंट रहा होगा, मतलब पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके बेसिस पे बहुत सारे सवाल होते हैं। देखिए, एक सवाल करने की हम कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, ये इस स्फीयर का सेंटर है, यहाँ पे किसी पॉइंट P पे एक चार्ज पड़ा हुआ है Q। शुरुआत में ये कंडक्टर न्यूट्रल था। अब देखिए, जब यहाँ पे आप चार्ज रख देंगे तो उसकी वजह से इस पे चार्जेस इंड्यूस होंगे और कुल मिला के स्पेस में दो तरह के सोर्सेस क्रिएट हो जाएंगे, एक तो पॉइंट चार्ज है और दूसरा इंड्यूस चार्जेस। तो किसी भी जगह पे अगर आप इफेक्ट की बात करेंगे तो दोनों का ही इफेक्ट लिखना पड़ेगा। इसी कंडक्टर के भीतर कोई पॉइंट P भी है, चलिए P नहीं, इस पॉइंट को हम A लिख ले रहे हैं। अभी हमसे ये जानना चाह रहा है, फाइंड पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहने का मतलब नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन तीसरे वाले में ये जानना चाह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस ओनली। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जब आपका आंसर आ जाए तो आप वीडियो को प्ले करके मेरे आंसर से मैच कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात ये जानना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल C पे कितना है। थोड़ा इसको मिटा देते हैं, जगह बन जाएगा। अभी यहाँ पे प्लस चार्ज रख देने से इस तरफ चार्जेस का इंडक्शन हो गया, चलिए माइनस चार्ज, तो दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज का इंडक्शन। इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, केवल पोलैरिटी उल्टे पुल्टे होते हैं। C सेंटर पॉइंट है और इस स्फीयर का रेडियस R है। अब अगर आंसर की बात करूं तो देखिए, C पॉइंट पे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट C, तो पोटेंशियल एट C ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्योंकि सबसे पहले आपको सोर्स पहचानना है। यहां पे दो सोर्स हैं, एक पॉइंट चार्ज और दूसरा ये इंड्यूस चार्जेस, प्लस पोटेंशियल एट C ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वही नेट पोटेंशियल एट पॉइंट C।
ये वाला हिस्सा हम जानते हैं क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल के चार्ज डिवाइडेड बाई सेपरेशन, ये वाला हिस्सा जीरो होगा क्योंकि C एक सिमेट्रिक पॉइंट है और हम लोग जानते हैं कि अगर ये प्लस Q इंड्यूस्ड है तो यहाँ पे माइनस Q इंड्यूस्ड होगा, और ये जो भी प्लस चार्ज है उससे सेंटर तक की दूरी हमेशा R है, मतलब इंड्यूस चार्ज की वजह से, प्लस इंड्यूस चार्ज की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल की प्लस Q इंड्यूस डिवाइडेड बाई R, ठीक वैसे ही माइनस इंड्यूस चार्ज इसका भी सरफेस से R डिस्टेंस ही होगा, तो इसकी वजह से भी माइनस के इंड्यूस डिवाइडेड बाई R, आप देखिए तो ये जीरो है क्योंकि C सिमेट्रिक पॉइंट है और सारे चार्जेस का डिस्टेंस सेंटर से बराबर है क्योंकि सारे के सारे चार्ज सरफेस पे हैं। इस वजह से जितना पॉजिटिव पोटेंशियल ये इंड्यूस चार्ज यहाँ पे क्रिएट किया, एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल इस नेगेटिव वाले इंड्यूस चार्ज की वजह से सेंटर पे होगा, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल इंड्यूस चार्ज की वजह से सेंटर पे जीरो होगा। बाकी किसी जगह के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। सेंटर पे इसलिए जीरो क्योंकि सेंटर सिमेट्रिक पॉइंट है, सरफेस से हमेशा दूरी बराबर है, और हम जानते हैं कि पोटेंशियल दो बातों पे डिपेंड करता है, एक चार्ज और दूसरा सेपरेशन। तो जब सारे चार्ज सरफेस पे हैं और ये सेंटर की बात हो रही है तो किसी भी चार्ज का सेपरेशन देखा जाए तो वो R के बराबर होगा, मतलब सेपरेशन तो सबके लिए कांस्टेंट है। तो अब पोटेंशियल केवल चार्ज पे डिपेंड करता है और चार्जेस दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, बस पोलैरिटी उल्टा है, तो नेट चार्ज जीरो। इस वजह से इंड्यूस चार्ज का रिजल्टेंट इफेक्ट सेंटर पे पोटेंशियल के फॉर्म में जीरो मिलेगा। इसका मतलब है कि नेट पोटेंशियल एट पॉइंट C के क्यू डिवाइडेड बाई लेंथ PC इसके बराबर है। अब अगर दूसरे वाले पार्ट की बात कर लूं तो ये पूछा पोटेंशियल एट A। अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो अभी जस्ट लिखे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में पोटेंशियल हर जगह बराबर होता है, तो चाहे पॉइंट A हो या पॉइंट C हो, दोनों का ही पोटेंशियल बराबर होगा। और चूंकि C का पोटेंशियल हम निकाल चुके हैं तो यहाँ भी A पॉइंट का पोटेंशियल C पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। लेकिन अब थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट पे आपसे नेट पोटेंशियल एट पॉइंट A नहीं पूछ के केवल इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से पोटेंशियल पूछा है A पे। तो अब फिर से ब्रेक करना पड़ेगा नेट पोटेंशियल एट A, तो कितने सोर्सेस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट किया गया होगा, तो ये एक पॉइंट चार्ज और दूसरा इंड्यूस चार्ज, तो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे पोटेंशियल एट A ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस पोटेंशियल एट A ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। अब देखिए ये निकालने को कहा है, ये वाला रिजल्ट हम लोग को दूसरे वाले से मालूम चल चुका है कि ये के क्यू डिवाइडेड बाई PC। इसकी बात करूं, A पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है पॉइंट चार्ज की वजह से, मतलब इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो केवल दो बातों पे डिपेंड करता है, एक चार्ज और दूसरा सेपरेशन। तो ये वाला हिस्सा एक पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू डिवाइडेड बाई सेपरेशन जो कि PA के बराबर है। तो ये मालूम चल गया दूसरे के आंसर से, ये पॉइंट चार्ज का रिजल्ट हम लोग जानते हैं। तो A पॉइंट पे इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल मालूम चल चुका है। इसका मतलब है पोटेंशियल एट A ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, ये आपको मिलेगा के क्यू डिवाइडेड बाई PC, ये माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई PA। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रहा होगा। ये फोर्थ पॉइंट काफ़ी रेलेवेंट है, थर्ड और फोर्थ, और इसका यूज हम लोग करते हैं इस तरीके से। तो एक बार आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो पांचवें पॉइंट की बात करूं
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is always perpendicular to the surface of conductor and at any point P on its surface is given by इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P बराबर सिग्मा एट पॉइंट P डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये n कैप, जहां पे n कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर सिग्मा P की बात करें तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट P, मतलब जिस जगह पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जा रहे हैं वहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी पता कर लीजिए। एप्सिलॉन 0 आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड P, मतलब P पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। मतलब अगर इसको डायग्राम में देखूं तो ये अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और यहाँ पे इसके पास कुछ चार्ज दे दिए गए, ये एक कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज है, चूंकि ये इरेगुलर शेप का कंडक्टर है तो हर जगह सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा। अगर इस जगह की बात कर लें, ये पॉइंट P है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, और इसका वैल्यू पता करना है तो इस P पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन लगाना है तो चलिए इसको मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, डायरेक्शन तो यहाँ एरो से दे रखे हैं। अगर इस जगह को हम A नाम देते हैं और इस जगह पे कोई हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के सरफेस के परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ये लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस कंडक्टिंग सरफेस के जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी लिखना है उस जगह का सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, और डायरेक्शन की बात कर लूं तो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर। एक बात और ध्यान रखना है कि ये सब जगह सिग्मा बराबर नहीं होता। आगे हम लोग प्रूव भी कर देंगे कि ये सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप देख सकते हैं ये इरेगुलर शेप का है तो यहाँ का रेडियस कुछ और है, यहाँ का रेडियस कुछ और है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कर्वेचर का रेडियस है। इस वजह से इसके सरफेस के अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग सिग्मा का वैल्यू होगा, जिसके कारण इसी के सरफेस के अलग अलग जगह पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं दिखा रहा हूँ, ये मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कोई एक कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज दिया गया। यहाँ पे हम 2-3 पॉइंट को मार्क करेंगे। जैसे ये पॉइंट हमारे पास A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट अपने पास C है, ये 3 पॉइंट हैं। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा। यहाँ पे अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाएंगे तो थोड़ा सा A से बड़ा होगा, लेकिन अगर यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा कर्व फिट बैठ रहा होगा। मतलब C पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन तीनों में सबसे ज़्यादा है। अगर इन तीनों पॉइंट को कंपेयर कर लें, इसके ऊपर कोई चार्ज दे दिया गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर A पे पूछता तो मैग्नीट्यूड हम बताते सिग्मा एट पॉइंट A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, और डायरेक्शन की बात कर लेते तो यहाँ पे जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर।
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बी पॉइंट पे पूछ रहा होता तो सिग्मा एट पॉइंट बी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो और डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी की बात करते तो सिग्मा एट पॉइंट सी और डायरेक्शन की बात करें तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये इन तीनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग है। अब हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस एट ए ये छोटा लग रहा है बी से, और बी का रेडियस ये भी छोटा होगा इस सी के कर्वेचर रेडियस से। और अभी हम लोग एक इंफॉर्मेशन लिखे हैं कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस का रिलेशन है तो सिग्मा का रिलेशन इसके अपोजिट होगा, मतलब सिग्मा एट ए इज ग्रेटर देन सिग्मा एट बी विच इज ग्रेटर देन सिग्मा एट सी। और अब इन तीनों के स्ट्रेंथ को कंपेयर करूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। तो इन तीनों के स्ट्रेंथ को कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में तीनों का सेम टर्म है, तो ये कंपैरिजन केवल सिग्मा से होगा। जिसका सिग्मा ज़्यादा है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। मतलब हम देखकर बता सकते हैं कि इस सरफेस पे इन तीन पॉइंट्स में ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा बी से, और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा सी से। तो बहुत बार इस तरह के सवाल भी पूछ लेते हैं जहाँ पे आपसे ये पूछ लेता है कि इस सरफेस पे दो तीन पॉइंट्स देंगे और पूछेगा कि बताइए कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो ये रिजल्ट भी याद रखिएगा, ये भी काम का है, ये आगे हम लोग प्रूव भी करेंगे। ये तो इंफॉर्मेशन ही है, पांचवा पॉइंट ही है, और उसके बेसिस पे ये इसका एप्लीकेशन है इन दोनों का। आप एक बार इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अगर किसी कंडक्टर को आप अर्थ से कनेक्ट करेंगे, मतलब अर्थिंग करेंगे, तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, और हम लोग अर्थ का पोटेंशियल जीरो एज्यूम करते हैं, मतलब कंडक्टर का पोटेंशियल फाइनली जीरो हो जाएगा। तो लिख लीजिए, इफ a conductor is connected with ground, comma, then finally potential of conductor becomes zero। जीरो क्यों होता है? क्योंकि हम लोग पोटेंशियल अर्थ का जीरो एज्यूम करते हैं। तो लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो। तो जैसे ये कोई कंडक्टर है, इसके ऊपर कुछ चार्ज रहे होंगे शुरुआत में, मान लीजिए Q चार्ज है, और ये नीचे अर्थिंग कर दिया गया। ये अर्थिंग का सिंबल है, आप पहले लेक्चर से इस बात को जानते हैं। इस स्विच को कनेक्ट कर दिया गया, तो पता नहीं फाइनली क्या होगा, क्योंकि आपने चार्ज को फ्लो करने के लिए, कंडक्टर से ग्राउंड तक फ्लो करने के लिए आपने एक रास्ता बना दिया है, तो चार्जेस फ्लो करेंगे। किस पे कितना चार्ज रहेगा हमको नहीं मालूम। मान लीजिए कि यहाँ से x चार्ज कुछ फ्लो कर गया, x चार्ज फ्लो कर गया, तो इसके ऊपर अब q माइनस x चार्ज बचेगा। और चूंकि अर्थ का पोटेंशियल हम लोग जीरो लेते हैं और कंडक्टिंग वायर से आपने कनेक्ट कर दिया, तो इसका सीधा मतलब है वायर में किसी तरह का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होता। मतलब जो पोटेंशियल ये है वही पोटेंशियल ये है, जो पोटेंशियल ये है वही पोटेंशियल पूरे कंडक्टर का है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल सेम होता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इस पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल अब अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर
बराबर पोटेंशियल ऑफ अर्थ, और अर्थ का पोटेंशियल हम लोग जीरो लेते हैं, इसीलिए हम लोग कंडक्टर का फाइनल पोटेंशियल जीरो बना देते हैं। और इसका बहुत यूज करेंगे अभी हम लोग सवाल करने में। जैसे एक सिंपल सवाल करते हैं, इनफैक्ट इसी सवाल को हम दोबारा उठा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंडक्टर है जिसके ऊपर पहले से क्यू चार्ज दिया गया था, और ये एक स्विच है और ये अर्थ है। स्विच अभी खुला हुआ है, मतलब चार्ज के फ्लो करने का कोई रास्ता नहीं है, तो चार्ज मजबूर है इस कंडक्टर पे ही फंसे रहने के लिए। अभी हमसे ये पूछेगा कि जब हम वायर को, स्विच को कनेक्ट करेंगे तो बताइए कितना चार्ज इस तार से फ्लो होके ग्राउंड में पहुंच जाएगा। फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू कंडक्टिंग वायर if after switch is closed. After switch is closed. तो देखिए इस सवाल को हम करके दिखाते हैं कैसे करना है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे शो हो रहा है, ये डायग्राम बना हुआ है, तो हम फायदा उठा लेते हैं। तो मान लीजिए कि x चार्ज फ्लो कर गया, लेट x चार्ज is flown through conducting wire। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, x चार्ज फ्लो हो गया, मतलब इससे x चार्ज फ्लो करके इधर पहुंच गया। तो अभी हमारे कंडक्टर पे केवल Q माइनस x चार्ज है। ये स्फीयर है, सॉरी ये इरेगुलर नहीं है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, क्योंकि तभी हम लोग पोटेंशियल लिख भी पाएंगे। थोड़ा सा आप सवाल को इम्प्रूव कर लीजिएगा कि ये स्फेरिकल कंडक्टर है। अब सोचिए कि x चार्ज मूव कर गया और हमारे स्फीयर पे Q माइनस x चार्ज बचा हुआ है, और हम लोग अब ये बात जानते हैं कि इन दोनों का पोटेंशियल बराबर है, और हम लोग अर्थ का पोटेंशियल जीरो एज्यूम करते हैं। इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर फाइनली जीरो के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वायर से कनेक्टेड है। वायर में किसी तरह का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख लीजिएगा, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस इन ट्रांसमिशन वायर, इन कंडक्टिंग वायर। मतलब सवाल करने के लिए हम लोग वायर में किसी भी तरह का पोटेंशियल का डिफरेंस ड्रॉप नहीं मानते हैं। हालांकि होता है, पर इतना कम होता है कि उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। मतलब जो पोटेंशियल यहाँ का है वही पोटेंशियल वायर में यहाँ का भी होगा, और इसके सामने कंडक्टर है तो वही पोटेंशियल पूरे कंडक्टर का भी होगा। अब स्फीयर का पोटेंशियल, कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल, तो चूंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसमें हर जगह पे पोटेंशियल सेम होगा। तो सबसे बेहतर पॉइंट है सी पॉइंट पे लिखना, क्योंकि देखिए कोई सा भी पॉइंट लिखिए वो सब का सब इसी स्फीयर का पार्ट है और सब जगह पोटेंशियल बराबर होगा। तो सिमेट्रिक पॉइंट पे लिखना ज़्यादा आसान होता है, और चूंकि सी सिमेट्रिक पॉइंट है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चार्ज यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि सरफेस पे ही चार्ज रहेंगे और सब जगह से डिस्टेंस तो बराबर होगा। तो जो पोटेंशियल का डिपेंडेंसी है वो केवल चार्ज पे होगा। मतलब कि Q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर, ये इस कंडक्टिंग स्फीयर के कारण पोटेंशियल है सी पॉइंट पे, या फिर ये कह लीजिए किसी भी पॉइंट पे। जो पोटेंशियल यहाँ का है वही पोटेंशियल यहाँ का भी है, और ये बराबर जीरो। तो आप यहाँ से देख सकते हैं x बराबर Q। मतलब ये यहाँ से Q चार्ज फ्लो कर गया, तो फिर कंडक्टर पे कितना चार्ज बचा? Q माइनस Q, मतलब जीरो। मतलब फाइनली कंडक्टर के पास कोई चार्ज नहीं बचेगा। अब एक सवाल और यहाँ से पूछता है
कि ये क्यू चार्ज पूरा का पूरा फ्लो कर गया, और हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो करता ही नहीं है, तो फिर वायर से पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो किया? तो एक्चुअली सच्चाई ये है कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं किया, नीचे से इलेक्ट्रॉन निकल कर इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लिया। तो बहुत बार हमसे ये भी पूछ लेता है कि आप बताइए कितने इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से पहुंचकर कंडक्टर के सरफेस तक पहुंचे। तो वैसे में कायदे से देखा कि हम लोग ने x बराबर q, मतलब q पॉजिटिव चार्ज वायर में नीचे गया, मतलब q नेगेटिव चार्ज ऊपर आया इन रियलिटी। तो नंबर लेट n number of electrons are transferred from ground to a sphere, और हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर फाइनली चार्ज जीरो हो गया क्योंकि x बराबर q है, मतलब पूरे चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लिया गया। तो इसका मतलब है कि n इंटू ई इतना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऊपर गया और इसका मैग्नीट्यूड q के बराबर होना चाहिए। मैग्नीट्यूड की बातें कर रहे हैं, मतलब n बराबर q डिवाइडेड बाई e, मतलब q जो पहले चार्ज था 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, इतने इलेक्ट्रॉन अर्थ से स्फीयर तक मूव कर गए। तो बहुत बार ये भी पूछ लेता है, अगर ये पूछे कि वायर से कितना चार्ज फ्लो किया तो क्यू चार्ज फ्लो किया यहाँ पे, उसके बदले ये भी पूछ सकता है कि बताइए वायर से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो किए हैं, क्योंकि इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करेंगे, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करते। हम लोग बोलने को बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर गया, पर रियलिटी ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज यहीं पे मौजूद है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आकर इनको न्यूट्रलाइज कर लिया, मतलब अर्थ से माइनस क्यू चार्ज ऊपर चला गया। और अगर एक इलेक्ट्रॉन ई चार्ज लेकर आ रहा है तो एन इंटू ई इतना मैग्नीट्यूड लेकर आ रहा होगा, और क्यू चार्ज मैग्नीट्यूड को न्यूट्रलाइज करना है तो यहाँ से n निकाल सकते हैं। तो आप एक बार इसको जल्दी से देख लीजिए, लिख लीजिए। तो अभी हमारे पास एक सवाल है, ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r है और इसके ऊपर चार्ज q है। जाहिर सी बात है कि ये q यूनिफॉर्म नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है और पॉइंट चार्ज की वजह से ये चार्ज यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। यहाँ पे पहले से चार्ज 2q था, ये चार्ज q नहीं है, ये चार्ज 2q है। ये 2q यूनिफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि इस पॉइंट चार्ज की वजह से ये रिपल्सन झेल रहा होगा, तो ये प्लस चार्ज इधर से खिसक के इधर आ गया होगा, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज कम रहे होंगे, इस तरफ ज़्यादा रहे होंगे ओवरऑल ड्यू टू रिपल्सन। वायर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्टेड है लेकिन स्विच अभी बंद है। हमसे पूछ रहा है कि कितने चार्ज फ्लो कर गए स्विच से आफ्टर इट इज क्लोज्ड, मतलब स्विच को क्लोज कर दिया जाए तो कितने चार्ज इस वायर से फ्लो कर जाएंगे। तो एक बार आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके, और आपका आंसर आ जाए तो फिर वीडियो को प्ले करके देखिए कि हम कैसे कर रहे हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि x चार्ज फाइनली बचा रह गया। लेट x चार्ज इज फ्लोन थ्रू वायर। ये मैंने स्विच को क्लोज कर दिया और x चार्ज फ्लो कर गया। x चार्ज फ्लो करने का मतलब है कि अब यहाँ कुछ चार्ज घट गया होगा, चलिए घटा देते हैं, और यहाँ पे 2q माइनस x चार्ज बचेगा। ये सेंटर है, ये पॉइंट चार्ज सेंटर से 3r डिस्टेंस दूर है। अब चूंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर एक वायर से ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, तो इस स्फीयर का पोटेंशियल और ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल ऑफ स्फीयर बराबर जीरो। अब सोचिए, स्फीयर पे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, तो आप किन पॉइंट्स का पोटेंशियल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी भी पॉइंट को ले लीजिए, सब जगह पोटेंशियल बराबर होते हैं, तो सबसे ज़्यादा आसान सी पॉइंट पे निकालना है। इसके सी पॉइंट पे, क्योंकि सी सरफेस से सिमेट्रिक दूरी आर पे,
तो स्फेयर का पोटेंशियल लिखने का मतलब है पोटेंशियल एट सी बराबर 0। अब सी पॉइंट पे किन का पोटेंशियल आ रहा है, मतलब सोर्सेस क्या है। तो एक सोर्स तो ये पॉइंट चार्ज है, दूसरा सोर्स ये खुद का 2q माइनस एक्स चार्ज है, और तीसरा सोर्स इसकी वजह से अगर कुछ इंड्यूस हुआ होगा तो वो भी रहा होगा। मतलब पोटेंशियल एट सी ड्यू टू पॉइंट चार्ज q प्लस पोटेंशियल एट सी ड्यू टू सरफेस चार्ज जो उसके सरफेस पे मौजूद है 2q माइनस एक्स प्लस पोटेंशियल एट सी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। तो कुल मिला के यही तीन सोर्सेस यहाँ पे मौजूद हैं, एक ये पॉइंट चार्ज, दूसरा सरफेस का पॉइंट चार्ज, और इसकी वजह से इस पे कुछ इंडक्शन रहा होगा उनका, और इन तीनों का जोड़ 0। अब इंड्यूस चार्ज का सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि इंड्यूस की खासियत ये है जितना पॉजिटिव इंड्यूस होगा उतना नेगेटिव, और सेंटर एकदम सिमेट्रिक पॉइंट है, मतलब आर कांस्टेंट हो जाएगा। तो जितना पॉजिटिव इंड्यूस की वजह से सी पॉइंट पे पोटेंशियल है उतना ही नेगेटिव इंड्यूस की वजह से भी सी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, जिसकी वजह से नेट इंड्यूस चार्ज की वजह से सी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा। अब सी पॉइंट पे पोटेंशियल इस पॉइंट चार्ज की वजह से, जो कि यहां से 3r डिस्टेंस दूर है, तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से 3r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला k q डिवाइडेड बाय सेपरेशन। ठीक वैसे ही सरफेस पे जो चार्ज मौजूद है वो सारे के सारे सेंटर से तो r डिस्टेंस दूर ही है। इसका मतलब है कि r तो सब में कॉमन है, तब तो केवल k इंटू समेशन ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाई r। और अगर समेशन ऑफ चार्जेस की बात करेंगे तो हालांकि ये नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर पूरे सरफेस पे अगर इसको जोड़ दिया जाए तब तो k इंटू 2q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई r। कहने का मतलब k q डिवाइडेड बाई 3r प्लस k इंटू 2q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई r, ये 0, ये r को आप हटा लीजिए, k और k हटा लीजिए, तो यहाँ से मिल रहा है q डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2q बराबर x। अभी x बराबर यहाँ से मालूम चल गया, ये 677q डिवाइडेड बाई 3, इतना चार्ज मूव कर गया। अब अगर इतना चार्ज मूव कर गया तो फाइनली क्या बचा, इस स्फेयर के ऊपर 2q माइनस 7q बाई 3, मतलब माइनस q बाई 3 चार्ज फाइनली इस स्फेयर पे रह गया। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो गया, मतलब इस स्फेयर पे फाइनली माइनस q बाई 3 चार्ज बचेगा। वायर से कितना मूव कर गया, 7q बाई 3। फिर से सवाल पूछ सकता है 7q बाई 3 पॉजिटिव चार्ज नीचे गया, पर इफेक्टिवली पॉजिटिव नीचे नहीं जाता, नेगेटिव ऊपर आता है, मतलब नेगेटिव माइनस 7q बाई 3 ऊपर गया इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। तो मान लीजिए n इंटू इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, यहाँ से आप n निकाल सकते हैं। तो बहुत बार ये भी पूछ लेता है कि बताइए कितने इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए। तो एक बार आप इसको जल्दी से देख लीजिए। तो हमारे पास अभी एक सवाल है जिसमें दो कंसेंट्रिक स्फेयर हैं, अंदर वाले स्फेयर पे चार्ज q और ऊपर वाले पे चार्ज, बाहर वाले पे चार्ज 3q यूनिफॉर्म बटे हुए हैं। अंदर वाले का रेडियस a, बाहर वाले का रेडियस 2a। आप देख सकते हैं कि अंदर वाला स्फेयर एक वायर से कनेक्ट हो गया है और फिर ग्राउंडिंग किया गया, अभी स्विच ऑफ है। तो जैसे चार्ज हैं वैसे ही रहेंगे, क्योंकि चार्जेस के पास डिस्ट्रीब्यूट होने का कोई रास्ता नहीं है। अब हमसे ये पूछ रहा है फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू वायर आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड।
तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपका आंसर आ जाता है, फिर वीडियो को प्ले करके आप देखिए कि हम कैसे कर रहे हैं। तो देखिए इसमें ये सीधा वायर को ग्राउंड से कनेक्ट किया इनर स्फीयर के साथ। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। इनर स्फीयर के साथ कनेक्ट हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल और ग्राउंड का पोटेंशियल बराबर होगा, मतलब पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर ग्राउंड के पोटेंशियल के बराबर, जो कि 0 है। अब मान लेते हैं कि लेट x चार्ज इज फ्लोन थ्रू वायर, x चार्ज वायर के थ्रू फ्लो कर गया। अब देखिए चूंकि बाहर वाले स्फीयर का कनेक्शन कहीं है ही नहीं, तो बाहर वाले स्फीयर के चार्ज पे कोई बदलाव नहीं होगा। और यहाँ से चूंकि एक चार्ज आपने मान लिया है कि फ्लो कर गया अर्थ में, तो अब अंदर वाले स्फीयर पे नेट चार्ज q माइनस एक्स, और अर्थ से कनेक्ट हो जाने के कारण अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल 0 है। अब सोचिए कि कितने सोर्सेस हैं यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे 2 सोर्सेस हैं, एक इनर स्फीयर और दूसरा आउटर स्फीयर। इन दोनों की वजह से अंदर वाले स्फीयर पे जो पोटेंशियल आ रहा है वो 0 है। तो खुद के कारण, चूंकि चार्ज ये यूनिफॉर्म है, तो खुद के कारण सरफेस पे पोटेंशियल कि ये सरफेस पे लिखिए या सेंटर पे लिखिए, जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ भी है। तो सेंटर पे पोटेंशियल K चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस। अब ये पॉइंट बड़े वाले स्फीयर के भी भीतर है, और हॉलो स्फीयर के भीतर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम जानते हैं कि स्फीयर का चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस, और इन दोनों का चार्ज, इन दोनों का जोड़ 0। आप यहाँ से K हटा लीजिए, A भी हटा लीजिए, आप देख सकते हैं ये q माइनस एक्स प्लस 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0। तो दिस गिव्स अस x बराबर 5q बाई 2। इतना चार्ज अंदर वाले स्फीयर से फ्लो करके ग्राउंड में पहुंच चुका होगा। तो अगर फाइनली स्फीयर्स पे चार्ज पूछे जाएं तो बाहर वाले स्फीयर पे चार्ज 3q ही रहेगा, क्योंकि उसका कनेक्शन कहीं से किया नहीं गया, तो उसके ऊपर चार्ज का बंटवारा नहीं होगा। अंदर वाले चार्ज पे, अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज q माइनस 5q बाई 2, मतलब माइनस 3q बाई 2 हो चुका होगा। तो फाइनली इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका होगा। तो ये बच्चों आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल यही कॉन्फ़िगरेशन, अंदर में चार्ज q है, यूनिफॉर्म, ये सेंटर है। अभी जो अर्थिंग करना है ना, ये बाहर वाले को अर्थिंग करना है, मतलब अंदर वाले के चार्ज पे कोई बदलाव नहीं होगा। स्विच ऑन करने के बाद इस बाहर वाले का चार्ज भले बदल जाएगा, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, तो कुछ चार्ज ग्राउंड से यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ से ग्राउंड जा सकता है, एक रास्ता खुल गया। फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन through conducting wire after switch is closed। तो ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अगली क्लास में आप हमको बताइएगा। तो ये हमारे कंडक्टर का पहला लेक्चर था। आशा करते हैं कि आपको सारे पॉइंट्स बहुत से समझ में आएंगे। अगले लेक्चर में इसको हम लोग थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे, और फिर आपको अगर कोई डाउट रह गया तो आप पूछिए, बार बार इनको पढ़िए, बार बार इनको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल कभी ना तो नीट पूछा, ना कभी IIT एडवांस पूछा, कभी पूछा ही नहीं। तो जितनी बातें आपको बताया जा रहा है, दीज आर सफिशिएंट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ नीट और IIT JEE, वेदर इट्स मेन और एडवांस, सबके लिए सफिशिएंट है। तो आप
बार बार कॉन्सेप्ट को पढ़िए, थ्योरी को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, सवालों में उसको अप्लाई कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये इम्प्रूव होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।